हेलो एवरीवन। तो चलिए जल्दी से हम डीटी के प्रेजेंटेशन और एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने भले ही बहुत अच्छे से डीटी को प्रिपेयर कर लिया हो, लेकिन अगर आपने अपने आंसर्स को प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, अगर एग्जामिनर्स को अच्छे से दिखे नहीं आपके आंसर्स, अगर उनको कीवर्ड्स नहीं मिले, अगर उनको फिगर्स नहीं दिखे, या फिर आपने एमसीक्यूज में कुछ भी ऊपर नीचे गोलमाल कर दी, तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एमसीक्यूज में मुझे 27 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले डीटी में। अगर आपने पहले कभी मॉक टेस्ट पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि डीटी के एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। एंड टोटल ओवरऑल मुझे डीटी में 80 मार्क्स मिले, तो मुझे डिस्क्रिप्टिव में 53 मार्क्स मिले। एमसीक्यूज की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, सबसे पहली बात, एमसीक्यूज जो है वो बहुत 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 माइन्यूट चीजों पे बनाते हैं लोग। मतलब चारों के चारों ऑप्शन एकदम सही लगते हैं आपको। अगर आप एक अमाउंट ऊपर नीचे करके देखो, दो तीन अमाउंट ऊपर नीचे करके देखो, ये वाला असम्पशन लगा के देखो, ये वाला एग्जम्पशन लगा के देखो, सारी चीजों से जितने आपका आंसर आएगा ना, वो सारे आंसर आईसीआई एमसीक्यूज के ऑप्शंस में डाल देता है और आपको कंफ्यूज कर देता है। तो मैंने कैसे सॉल्व किया था डीटी के एमसीक्यूज में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर सपोज थियोरेटिकल एमसीक्यू है तो ठीक है, उसमें तो आपको कोई ज्यादा सोचने की, आप उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज्यादातर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज ही आएंगे डीटी में, जो भी प्रैक्टिकल एमसीक्यू है ना, तो जैसे वो क्वेश्चन है उसी के साइड में आप पेंसिल से ना अमाउंट्स लिखना शुरू कर दो कि ये एमसीक्यू में ये अमाउंट्स यूज हो रहे हैं और ये अमाउंट प्लस होगा, माइनस होगा, या फिर इस अमाउंट का कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे। तो इससे क्या होगा कि जब आप अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने बैठोगे ना, फिर आपको बीच में याद आएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला अमाउंट शायद माइनस नहीं करेंगे, शायद प्लस करेंगे। फिर आपको वापस से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके कैलकुलेशन एरर्स कम होंगे। और दूसरा जो कंफ्यूजन होती है, कौन सा ये वाला अमाउंट प्लस होगा माइनस होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि जो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आ रही है तो वैसा ही करो, उस पर ज्यादा टाइम मत लगाओ, उसको ज्यादा मत सोचो, नहीं नहीं क्या था, मैं एक बार परफेक्ट सोचने की कोशिश करता हूँ, नहीं नहीं ऐसा ही होगा, या फिर ऐसा था, पता नहीं कैसा था। अगर किसी पर्टिकुलर एमसीक्यू में आपको बहुत ज्यादा डाउट है, तो आप उसको मार्क करके रखो। जो आपको लास्ट में टाइम बचेगा, तो ऑब्वियसली नहीं बचेगा डीटी के पेपर में, लेकिन अगर फिर भी सपोज आपके पास टाइम बच गया, आपने एक दो क्वेश्चन नहीं किया, आपको पता है कि आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आपके पास अगर टाइम बच गया, तो फिर वो एमसीक्यू पे आओ, पहले उसको मार्क करके रख दो। ऐसा नहीं कि आपने मार्क ही नहीं किया, फिर आपका पेपर छूट गया और वो भी आप मार्क नहीं कर पाए। इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी डीटी में कुछ नहीं हो सकती। ऑब्वियसली आपको पढ़ना तो है ही, आपको एकदम डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप एमसीक्यू अटेंड कर पाएंगे। दूसरा, हम जल्दी से प्रेजेंटेशन टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो अलग से ब्रैकेट बना के अच्छे से लिखना है, अंडरलाइन करके, उसके दो तीन लाइन छोड़नी है बीच में। ये जरूर ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन नंबर एकदम सही होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 5 मिनट लास्ट में, 4:55 शुड बी योर कट ऑफ। 5 मिनट लास्ट में आप यही सब चीजें चेक करोगे, आपने क्वेश्चन नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रह जाता है एग्जाम देने के बाद कि मैंने क्वेश्चन नंबर सही लिखा था कि नहीं लिखा। इससे अच्छा आप 5 मिनट डालो इसमें चेक करने में कि आपने क्वेश्चन नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि अगर आपने सारा आंसर सही लिख दिया, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया, तो आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो ये का क्वेश्चन जो था वो थ्योरेटिकल था, तो इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे अटेंड करना है। आपको ऑब्वियसली इतना खुला खुला नहीं लिखना है जितना मैंने लिखा है, लेकिन आपको कीवर्ड जो है वो अंडरलाइन करने हैं। जैसे यहाँ पे पेड बेसिस पे है तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो आप देखोगे कि ये इतना सारा जो मैंने लिखा है ना, इतना सारा कोई नहीं पढ़ेगा, कोई एग्जामिनर इतना सारा नहीं पढ़ने वाला। एग्जामिनर से पढ़ेगा कि पेड बेसिस, क्योंकि वो आंसर ही पेड बेसिस है, और उसने यहाँ पे टिक किया है। जहां जहां पे आप देखोगे ना, जहां जहां पे मैंने कीवर्ड अंडरलाइन किया, वहीं पे ही एग्जामिनर ने टिक किया, उसके अलावा उसने टिक ही नहीं किया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया कि भाई ये प्रीवियस ईयर कौन से में आएगा, कौन से में नहीं आएगा, यहाँ पे टिक किया है। बेसिकली आपको एग्जामिनर को उसका आंसर, कंक्लूजन जो भी है वो अंडरलाइन करके दिखा देना है कि ये देखो ये रहा कंक्लूजन, इस पे आप मुझे मार्क्स दे दो। यहाँ पे एग्जाम्प्ट था कि नहीं था, ऐसा शायद पूछा होगा, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम करके टिक टिक, उन्होंने भी टिक टिक कर दिया, उसमें मुझे 4 में से 4 मार्क मिल गए। ऐसे आपको स्पेसिफिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपको सब कुछ अंडरलाइन करना है, जो भी मेन कंक्लूजन होगा, जिसकी वजह से जो भी आपका अजम्पशन है, वो सारी चीजें। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब मुझे नहीं पता इक्वल टू क्या होता है। ये फॉर्म नंबर 10 भरेंगे, बिफोर ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ये सारी चीजें। बाकी आप ये देखो ना, ये कोई नहीं पढ़ेगा, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं खुद का पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा कि भाई मैंने जो अंडरलाइन किया है वो कैसे किया है और क्या किया है, और वही वहीं पे वो मार्क्स देगा, एग्जामिनर भी वही देगा। तो आपको लिखना तो बहुत सारा है, लेकिन आपको अंडरलाइन कुछ कुछ चीज, जैसे मैंने ब्रैकेट बना दिया क्योंकि ये आंसर था फाइनल कि भाई ये कब तक अप्लाई होगा, डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम कब तक होगा, तो यहाँ पे ही उसने टिक किया है। तो आपको ऐसे एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि भाई ले, ये देख मैंने लिखा है, जो तुझे चाहिए वही मैंने लिखा है, वही मेरा आंसर है, अब तू मुझे इस पे मार्क्स दे दे। भले आप बाकी है ना, ये जो है ना, ये सब आप कुछ भी लिख दो, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उनको बस आपके अंडरलाइंड वर्ड से फर्क पड़ेगा कि आपने अंडरलाइंड वर्ड सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेशन ऑफ इनकम तो उसने कर दिया, बाकी उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने सेक्शन नंबर मेंशन किया है नहीं किया है, रूल नंबर मेंशन किया है कि नहीं किया, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको बस आपके अंडरलाइन वर्ड से फर्क पड़ेगा। ये होता है स्मार्ट वर्क।
आपने ये आप देखोगे ना, ये आप इतना सारा लिखते हैं, आप 3 लाइन 4 लाइन में लिख देते, लेकिन मैंने इसी को बड़ा बड़ा लिखा है ताकि वो पढ़े नहीं, और दूसरा जो पढ़ना चाहिए उसको वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। एज सिंपल एज दैट। दिस इज स्मार्ट वर्क। अब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट में कर दिया है। एंड ये आप ये भी नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। बहुत सारे लोग तो पता नहीं पूरा लिख दे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर डैश डैश ईयर ऑफ डैश डैश डैश। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो सब उसको मैं बता रहा हूँ, उसको किससे फर्क पड़ेगा? एक तो आपके अमाउंट से, जो आप यहाँ पे अमाउंट लिख रहे हो ना उससे फर्क पड़ेगा, और दूसरा आपने जो वर्किंग नोट दिया है उससे फर्क पड़ेगा। अब वर्किंग नोट की बात आती है कि आपको उस पॉइंट के साथ बनाना चाहिए या फिर लास्ट में सारे बनाने चाहिए। सो एज पर मी आपको वर्किंग नोट उस हर एक पॉइंट के बीच नीचे बना देना चाहिए। हर एक पॉइंट के नीचे वर्किंग नोट बनाओगे, इससे फायदा क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि आपने किसका वर्किंग नोट बनाया, दूसरा एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि आपने इस पॉइंट का वर्किंग नोट बनाया। अगर आपने लास्ट में सारे वर्किंग नोट बना दिए तो एग्जामिनर चेक करने नहीं बैठेगा कि अच्छा आपने इस पॉइंट का वर्किंग नोट बनाया कि नहीं बनाया, इसका बनाया कि नहीं बनाया, तो जनरल व्यू लेके मार्क्स डिडक्ट कर देगा। वर्किंग नोट देना मतलब छोटा सा, मैंने देखो आप कुछ बड़ा नहीं लिखा, आप देखो पढ़ोगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। आपको एक लाइन लिखनी है, लेकिन लिखनी है। यहाँ पे मैंने अब ये बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन कंट्री है, ये सब नहीं लिखता, सिर्फ मैं इंडिया लिख देता, कंट्री लिख देता, इसके सामने अमाउंट लिख देता तो भी चलता। यहाँ पे ही आपको टाइम सेव करना है। डीटी में आपको टाइम सेव करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आपको इन्हीं सब चीजों में टाइम सेव करना है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे पीजीबी भी लिख दिया, इसके मार्क्स थोड़ी घटेगा। यहाँ पे आईएफओएस लिख दिया, इसके मार्क्स थोड़ी घटेगा, वो तो पढ़ेगा भी नहीं। आईएफओएस लिखा है, वो तो सिर्फ ये देखेगा। और आपका जो वर्किंग नोट है कि आपने ये एफडी इंटरेस्ट, ये उसने इस पे फिगर पे मार्क दे दिया, आपने ये जो ये बनाया कि नहीं बनाया, वो ये देखेगा। एज सिंपल एज दैट। वो ये देखेगा आपके फिगर्स। आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पूरा लिखा है कि वो एग्री इनकम लिख दो, एग्री INC डॉट लिख दो, उससे उसको कोई फर्क ही नहीं है। जितना शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो ना इस साइड पे, ये पूरा साइड पे आप जितना शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो कर लो, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। बस ये साइड आपको बहुत खुला खुला रखना है, एक एक दो दो लाइन छोड़ के, ताकि उसको हर एक अमाउंट दिखे। अब जैसे मैंने टैक्स निकाला था, मेरे से 2 बार गलत निकल गया, तो मैंने उसको तीसरी बार निकाला, उसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि उसको अच्छे से दिखे कि मैंने टैक्स निकाला है। तो वो देखे के उसने मार्क्स भी मुझे दे दिए। इसमें और 2-3 चीज मुझे बतानी है। एक तो अल्टरनेटिव के उन्होंने मार्क्स दिए, वो भी मेरे को आपको बताना है। एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 10AA लिखा है, अगर मैं सिर्फ 10AA लिखता ना तो भी ये करेक्ट ही करता, क्योंकि इसको तो इसके मतलब है कि मैंने उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट नहीं दिया, वो तो आपको पता ही होगा कि दिखाना होता है, ऐसा नहीं आपने हटा दिया, आपको दिखाना तो पड़ेगा कि आपने उसका एडजस्टमेंट नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना सारा लैक्स में चल रहा है, क्योंकि शायद क्वेश्चन में भी लैक्स में दिया था, इसलिए मैंने लैक्स में किया सब कुछ। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, ये 96.68 आया, इसको 96.68 भी लिखा लैक्स में, और ये पूरा अमाउंट भी लिखा, ताकि सजेस्टेड आंसर में लैक्स में हो तो वो इससे मैच हो जाए, और अगर लैक्स में नहीं है तो फिर इससे मैच हो जाए। तो आप मेरे ख्याल से दोनों नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसने मेरे को राउंड ऑफ पे मार्क्स दिए, इसने मेरे को यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए। आपको अगर राउंड ऑफ करना याद रह गया तो अच्छी बात है, आप राउंड ऑफ कर देना। नहीं भी करोगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पेपर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लेना कि मैंने कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे, और वहीं वहीं पे उन्होंने मुझे मार्क्स दिए। जहाँ पे मैंने फिगर्स ब्रैकेट में डाले थे, अंडरलाइन किए थे, वहीं पे उन्होंने मार्क्स दिए, क्योंकि वहीं के मार्क्स होते हैं, और कहीं किसी के मार्क्स नहीं होते, और कहीं वो पढ़ेगा भी नहीं। अब मैं अल्टरनेटिव बताता हूँ। जैसे ये 2B का 2 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे मैंने लिखा स्पेसिफिकली अल्टरनेटिव 1। आपको अगर आप पूरा आंसर ही अल्टरनेटिव में लिख रहे हो ना, तो आपको पूरा स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव 1 है, वो दूसरा वाला अल्टरनेटिव 2 है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अमाउंट ही 2 बार मेंशन करना चाहते हो, एक अमाउंट का ही सिर्फ अल्टरनेटिव देना चाहते हो, तो और करके आप अल्टरनेटिव दे सकते हो। आपको पूरा आंसर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है वापस से, ठीक है। मेरे को पूरा आंसर गलत दूसरा करना था, क्योंकि यहाँ पे एक कॉस्ट मैंने लिए और दूसरा आंसर मैंने इंडेक्स कॉस्ट लिया, क्योंकि मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि कॉस्ट लेंगे या फिर इंडेक्स कॉस्ट लेंगे, तो मैंने दोनों ही कर दिया। ये कंफ्यूजन भी हमें बहुत बार होता है कि हमें कॉस्ट लेनी है, इंडेक्स कॉस्ट लेनी है, तो मैं बोलता हूँ दोनों बार कर दो। मैंने इसमें यही किया, एक बार मैंने कॉस्ट से किया है तो ये वाला सही था, जिसमें इंडेक्स नहीं करना था, तो ये वाला सही था आंसर। और दूसरी बार मैंने अल्टरनेटिव 2 लिखा है यहाँ पे, और ये मैंने इंडेक्स कॉस्ट से कर दिया। इस पर इन्हें इक्वल टू किया, मतलब ऑब्वियसली फॉल्स, यही गलत है, फिर भी इन्होंने मुझे पूरे मार्क्स दिए। तो आपको अल्टरनेटिव के भी मार्क्स मिलेंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है ना, सबका अल्टरनेटिव कर दो, सबका कर दो। देखो अपना नुकसान नहीं है अल्टरनेटिव लिखने से, राइट, क्योंकि अपना फर्स्ट अल्टरनेटिव इज अ बेस्ट सॉल्यूशन, जो हम लिख के आते हैं। अगर हमको कोई वो अल्टरनेटिव नहीं लिखने बोलता तो फर्स्ट अल्टरनेटिव हम लिख के आते हैं। तो अगर वो अल्टरनेटिव सेकंड कंसिडर करता है और उसके मार्क्स देता है तो अपने लिए तो अच्छा ही है ना, और अगर नहीं देता तो अपना फर्स्ट अल्टरनेटिव तो वैसे ही मार्क्स आने वाले थे। अब ये एक और क्वेश्चन है जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया था 194 आई और क्यू के बीच में। मैंने फिर इसमें भी अल्टरनेटिव, मतलब इसमें 1% आएगा, 0.1% आएगा, 0.5% आएगा, इस सब चीजें में कंफ्यूज हो गया था, तो मैं इसका भी अल्टरनेटिव दे दिया। आपको जहां भी जो भी समझ में आ रहा है सबका अल्टरनेटिव दे दो। यहाँ भी इन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1% लगाया और 5% लगाया। ये सही है, 1% और 5%। और दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.1% लगाया 194 क्यू में, और मेरा ये वाला गलत है, फिर भी इन्होंने मुझे 3 में से 3 मार्क दिए।
अब बात आती है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो अगर आपने थियरी अच्छे से नहीं किया है, बेब्स, आपके मॉडल टेक कन्वेंशन, इनका थियरी का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपने ये सब अच्छे से नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो छोड़ना है, क्योंकि सिक्स्थ क्वेश्चन में यूजुअली थियरी आती है। आपको जो रीडिंग टाइम है ना, सबसे पहले आपको सिक्स से शुरू करना है, क्योंकि अगर आपने सिक्स क्वेश्चन देख लिया और आपको पता चल गया कि आपको वो थियरी नहीं आने वाली, तो आपको वही क्वेश्चन छोड़ना है। फिर आपका वो सिलेक्शन वाला पार्ट तो चला गया कि आपको एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो ही गया आपका। तो अगर आपकी वो थियरी एलिमिनेट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो केस लॉ वाला क्वेश्चन होगा उसको कोशिश करिएगा छोड़ने की, क्योंकि केस लॉज में बहुत कम मार्क्स देते हैं लोग। आप भले ही कितना भी भर भर के लिख लो, कितना ही लिख लो, लेकिन ये बहुत कम मार्क्स देते हैं। मतलब 8 में से मेरे को तो 2.5 मार्क के मिले, 2.5 मार्क्स। मैंने बहुत पता नहीं क्या क्या लिखा, ऑब्वियसली मैंने लिखा भी उतना क्वालिटी वाला नहीं था, लेकिन हाँ, इसमें मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। फिर एक और डाउट रहता है बच्चों का कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमारे एक दो एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो गए तो उसके मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बाकी चीज़ों के कितने मार्क्स मिलते हैं। तो मुझे तो मेरी तो 3-4 एडजस्टमेंट जो थे वो गलत हो गए थे, मतलब प्लस माइनस में। तो मेरे आईसीआई ने मुझे फिर भी इसमें 8.5 मार्क्स दिए 14 में से, मतलब मुझे सिर्फ 5.5 मार्क्स का नुकसान हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा वो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये सब सही जा रहा है, सब सही जा रहा है। ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया। वो याद ही नहीं था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो ये मैंने बीच में घुचुड़ मुचुड़ करके लगा दिया, फिर उसको टिक करके यहाँ पे पूरा किया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे मुझे 8.5 मिला। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको डीटी में इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड एमसीक्यूज बतानी थी। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाए डीटी में, ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डीटी पेपर। मिलते हैं आपके आईडीटी पेपर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।